अब तक हमने इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स पढ़ी, और इलेक्ट्रिकल मोटर्स भी 3 टाइप्स की हमने स्टडी की। सिंपल डीसी मोटर, सर्वो मोटर एंड नेक्स्ट इज स्टेपर मोटर्स। ये 3 टाइप्स की हमने मोटर्स स्टडी की। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आज हम वो स्टडी कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं वो स्टडी करना। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के बाद जो और टाइप के एक्चुएटर होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक एक्चुएटर, ठीक है, या न्यूमेटिक एक्चुएटर्स या मैकेनिकल एक्चुएटर्स, उनको स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स अदर देन इलेक्ट्रिकल मोटर्स। उसके अंदर सबसे पहले आता है रिलेज। रिले का काम क्या होता है? रिलेज लाइक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है एक। तो इसके अंदर इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट यूज़ होता है कि जो कंट्रोलिंग सिग्नल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, एक वाइंडिंग के अंदर जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है वो स्विचिंग का काम करता है, वो किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। तो रिलेज डिफरेंट टाइप की आती है, नॉर्मली ऑन होती है, नॉर्मली ऑफ, NONC जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप की, या बाईपोलर भी आती हैं। डिफरेंट टाइप की रिलेज अवेलेबल है मार्केट में। तो रिलेज के अंदर एक तो मैकेनिकल स्विचिंग होती है, और आजकल जो लेटेस्ट जब हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर या सॉलिड स्टेट रिलेज भी आती हैं, जो जिसमें स्विचिंग का काम मॉसफेट या जेफेट या ट्रांजिस्टर के थ्रू होता है। उसके अंदर स्विचिंग का काम उससे होता है, तो उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक रिले बोलते हैं। तो एक्चुअल में रिलेज की एडवांटेज क्या है? रिलेज के अंदर लो वोल्टेज कंट्रोलिंग सिग्नल से हम हाई वोल्टेज डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम किसी AC सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंट्रोलिंग सिग्नल देंगे वो एक सिंपल छोटा सा DC सिग्नल होगा, ठीक है। तो बाय द यूजिंग we can say that in relays we can control the high voltage devices, high power devices by the using of small signal, small voltage, small volt DC सिग्नल, ठीक है। हम बहुत हाई पावर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल DC सिग्नल, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। जैसे आपने अपने घरों में इन्वर्टर सर्किट देखे होंगे। इन्वर्टर सर्किट के अंदर क्या होता है? जब तक लाइट ऑन है वो अलग, वो रिलेज अलग जगह पे स्विच है, और जैसी लाइट मेन पावर सप्लाई चली गई, मेन पावर सप्लाई फेल हो गई, तो उसके बाद क्या है कि स्विचिंग का एक्शन होगा, और जो पहले कनेक्शन जो मेन पावर सप्लाई की तरफ से था, अब वो कनेक्शन बैटरी साइड में हो जाएगा। अब जो आपकी जो स्विचिंग होगी सर्किट की वो उस साइड से हो जाएगी, तो आपके घर की जो पावर सप्लाई है वो कहाँ से आने लगेगी? बैटरी से आने लगेगी। तो ये इसका रिले का काम है। रिले तो बहुत जगह यूज़ होते हैं। रिले आप जो भी आपकी गाड़ियों के अंदर भी आप देखते हैं, जब आप पार्किंग लाइट ऑन करते हैं तब भी रिले काम कर रही होती है वहाँ, या और भी बहुत से एक्शन हो सकते हैं रिलेज के। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिकल स्विचिंग करनी है वहाँ रिले का यूज़ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग हम बोलते हैं कि रिलेज के अंदर होती है। उसके बाद आता है सोलेनाइड स्विच की, सोलेनाइड वॉल्व की बात करेंगे, या सोलेनाइड स्विच की भी बात कर सकते हैं हम। तो उसकी बात करने से पहले हम इलेक्ट्रिकल सोलेनाइड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सोलेनाइड एक कॉइल बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जब मैं यहाँ करंट फ्लो करूँगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी जब आप मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इसका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। तो इसके ऊपर बेस्ड ही इलेक्ट्रिकल जो सोलेनॉइड के ऊपर बेस्ड ही सोलेनॉइड वॉल्व है। सोलेनॉइड वॉल्व किस लिए काम करता है? इसके अंदर हम जैसे आपने RO सिस्टम के अंदर देखा होगा, ठीक है, या आप कभी टॉयलेट के अंदर जाते यूरिनल पॉट्स देखे होंगे, जहाँ जैसे ही आप यूरिन करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ वाटर सप्लाई शुरू हो जाती है, ठीक है। वहाँ भी SV यूज़ होते हैं। या आप ऑटोमेटिक हैंड्स वॉश करते हो तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप हैंड्स उसके नीचे का टैप के नीचे करते हो तो ऑटोमेटिकली टैप ऑन हो जाती है। तो वहाँ भी एक्चुअल में क्या है? सोलेनॉइड वॉल्व यूज़ हो रहे हैं, ऑटोमेटिक वॉल्व यूज़ हो रहे हैं। मीन्स जो भी वॉल्व है
यदि उसका कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हो रहा है तो सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ही हो रहा है। सोलेनॉइड वाल्व फ्लूइड कंट्रोल भी कर सकती है और गैस या एयर कंट्रोल भी कर सकती है। उससे हम फ्लूइड का फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं और एयर का फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एयर बोल सकते हो या साथ में आप कोई भी गैस, एनी टाइप ऑफ गैस, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते लीनियर मोशन में देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ ये कॉयल है सोलेनॉइड जिसको आप बोल सकते हैं, और ये यहाँ मूवेबल आर्मेचर है, ये स्टेबल है। तो जैसे ही ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इसको ये स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींच के रखता है, और जैसे ही ये क्या होगा कि यहाँ करंट आएगा, जब इस मैग्नेटाइज होगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन्स एक जब अट्रैक्ट करेगा तो ये एक पोजीशन में होगा, और जब ये रिलैक्स हो जाएगा मीन्स यहाँ कोई करंट नहीं होगा तो ये दूसरी पोजीशन में होगा। तो वो डिपेंड करता है कि इसको हम नॉर्मली क्लोज रखते हैं, नॉर्मली ओपन रखते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसके कारण जो ये आर्मेचर कोर है, जिसको हम आर्मेचर कोर बोलते हैं, इसकी मूवमेंट होती है। उसके बाद आता है सोलेनॉइड वाल्व के अंदर मोस्ट वाइडली यूज होते हैं होम अप्लायंसेस के अंदर, लॉकिंग या ट्रिगरिंग मैकेनिज्म के लिए भी यूज़ होता है। जैसे मान लिया आपने अपने घर के लैच को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करना है। लैच तो समझते हो ना, जिसको हम चिटकनी बोल देते हैं या जिसको हम कुंडियाँ बोल देते हैं। यदि हम उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो मूवमेंट भी कैसे होगी, वो लीनियर मूवमेंट होगी ना, वो लीनियर मूवमेंट किसके थ्रू हो सकती है? सोलेनॉइड्स के थ्रू हो सकते हैं। वहाँ वाल लगाने की जरूरत नहीं, वो सोलेनॉइड स्विचिंग होती है, वो सोलेनॉइड रॉड वहाँ एक मूव करेगी, लीनियर मोशन होती है उसके अंदर। तो वहाँ दे ऑल्सो एक्ट एज द कंट्रोलर इन IoT बेस्ड गैस एंड वाटर लीक मॉनिटरिंग सिस्टम। हाँ, ये तो वहाँ तो यूज़ हो ही सकता है। जैसे आप कहीं गैस को कंट्रोल कर रहे हो या कहीं पर वाटर फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो, तो वहाँ सोलेनॉइड वाल्व यूज़ होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपका, शायद इसमें भी आएगा कि आपकी गाड़ी जो कार वगैरह के अंदर होता है, आजकल ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम होता है। आप एक क्लिक करते हो रिमोट के ऊपर, आपके सभी लॉक्स ऑफ हो जाते हैं। वो क्या है, वहाँ भी सोलेनॉइड का कंसेप्ट यूज होता है। वहाँ भी जो लॉक का सिस्टम है वो सोलेनॉइड बेस्ड है। उसके अंदर भी क्या है कि जैसे ही आप इसको लॉक करोगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको ये गाइड करेगा कि अब इसकी लीनियर मोशन होनी चाहिए। जैसी लीनियर मोशन उसकी होगी तो वो लॉक हो जाएंगे सभी, ठीक है। और जब जैसे ही आप उसको अनलॉक करोगे तो उसको लीनियर वो वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे। तो ये क्या कंसेप्ट है, ये भी वही चीज़ है। सोलेनॉइड्स इनएक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और ऑन ऑफ एप्लीकेशन ही होता है इसका। लैचिंग के लिए यूज़ होते हैं और लॉकिंग और ट्रिगरिंग के लिए यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं, कुछ तो एप्लीकेशन मैंने बता दी, लैचिंग, लॉकिंग, ट्रिगरिंग वगैरह। उसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशन है। वॉशिंग मशीन वॉल के अंदर यूज़ होते हैं। वॉशिंग मशीन आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई हुई है, जैसे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जैसे ही पूरा वॉश हो गया तो उसके बाद अपने आप ही जो वाटर है वो सिंक हो जाएगा। सिंक, इसका मतलब वहाँ क्या है, वॉल यूज़ हो रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट्स के अंदर, कॉपी मशीन के अंदर ये यूज़ होते हैं। ऑटोमोबाइल्स के अंदर डोर लैचेज एंड स्टार्टर सोलेनॉइड, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। पिन बॉल मशीन्स के अंदर यूज़ होता है। फैक्ट्री ऑटोमेशन के अंदर यूज़ होता है। तो ये सोलेनॉइड वाल्व के और एप्लीकेशन क्या है कि ये एयर मूवमेंट के कंट्रोल के लिए भी यूज़ होते हैं। बड़े बड़े होल जहाँ होते हैं उसके अंदर क्या है कि अंदर एयर क्वालिटी को कंटिन्यूसली चेक किया जाता है, और जैसे ही ये लगे कि एयर क्वालिटी के अंदर कुछ वेरिएशन आ गया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो गई, तो क्या है कि फ्रेश एयर के वॉल खुल जाते हैं और वो फ्रेश एयर वहाँ पे इनलेट वॉल खुल जाते हैं, और जो एग्जॉस्ट वॉल्स हैं वो खुल जाते हैं एग्जॉस्ट के लिए। तो वहाँ इसका यूज़ है। तो उससे क्या होगा कि जो बैलेंस ऑफ एयर गैसेज हैं, एयर की जो गैसेज हैं उनका बैलेंस रखने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके थ्रू इसका कंट्रोल होता है। सोलेनॉइड के वॉल्स का कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू होता है। 2 पोर्ट वाल्व है, 3 पोर्ट वाल्व है और मल्टी पोर्ट वाल्व। इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट टाइप के वॉल्स अवेलेबल हैं। 2 पोर्ट, 3 पोर्ट,
मल्टी पोर्ट, इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि एक सिंगल इनपुट है जिसमें सिंगल इनपुट भी है आउटपुट भी है, 2 पोर्ट हो गए, ठीक है। इन है, आउट है, 2 पोर्ट, और या 3 पोर्ट, एक इनलेट है 2 आउटलेट है, या 2 इनलेट है 1 आउटलेट है, ये पोर्ट्स हैं इसके। ये देखिए इसके मेन पार्ट्स क्या है, मैग्नेटिक कॉइल है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक कॉइल का। उसके बाद वाल्व स्टेम, ये इससे ऑन ऑफ ये मूव करता है ऊपर या नीचे, तो इसका काम ये है। ये प्लंजर है और ये पिस्टन है, ये पिस्टन को ऊपर या नीचे करेगा, इससे इससे स्टेम से ही जुड़ा रहता है प्लंजर में ये पिस्टन भी। उसके बाद वॉल शीट जहाँ वॉल आगे टिकेगा, और ये इनलेट है और यहाँ पर आउटलेट है, ये इनलेट और आउटलेट ये है। तो ये जो पिस्टन है ये इसको ऑन या ऑफ करने का काम करेगा, इस सिस्टम को ऑन या ऑफ करने का काम करेगा। जब ये पिस्टन नीचे होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जब ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा तो ये इनलेट ओपन हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है काम करने का। ये इसके मेन पार्ट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये मेन पार्ट्स से आएंगे, क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, तो ये ध्यान से देख लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ है, वाल कहाँ है, मैग्नेटिक कॉइल कहाँ है, ये सब चीज़ देखिए। और आपके आरओ के अंदर तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है जो आप इजीली देख सकते हैं। आपके आरओ के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है, जैसे ही वो कंप्लीटली फिल हो गया तो क्या होगा कि स्विचिंग होके वो उसका ऑफ, वो सिस्टम ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी ये सिस्टम जो है ये उस टाइम वॉल को ऑफ कर देगा, ऑफ कर देगा, उसकी वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये बड़ा एसवी बड़ा कॉमन एग्जांपल है एसवी में, वहाँ आरओ के अंदर। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं वो जो मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेबल इन कंट्रोलिंग द हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन के अंदर यूज़ होता है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक एक्चुएटर हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर भी हाइड्रोलिक के अंदर क्या होता है, फ्लो कंट्रोल करना होता है। फ्लो कंट्रोल को जब करेंगे तो हाइड्रोलिक वाल के थ्रू ही होगा, किसी न किसी वाल के थ्रू होगा, और उस वाल को मैकेनाइज्ड तो करना ही है ना, उसको मैनुअल तो नहीं रख सकते ना, उसको मैकेनाइज्ड करना होगा। तो मैकेनाइज्ड करेंगे तो उसको ऑटोमेटिक करेंगे, यू कैन से ऑटोमेटिक करेंगे, या उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल करेंगे तो हम वहाँ कोई एसवी ही यूज़ करेंगे। मिक्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एयर, ये मैं बता चुका हूँ कि हाँ, ये मैंने तो एक हॉल का एग्जांपल दिया था। हॉल का एग्जांपल ना दो, आप MPFI इंजन देख लो। MPFI इंजन जो आते हैं, MPI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उसके अंदर कितना एयर का मिक्सचर हो और कितना उसके अंदर फ्यूल हाई प्रेशर फ्यूल जो होता है कितना वो हो, और उसके अंदर कितनी एयर मिक्स की जाए, वो सारा प्रोसेसर सेट करता है। और उसके अकॉर्डिंग ही जो उसमें मिक्सचर कितनी एयर का इनलेट कितना देना है, आउटलेट कितना होगा, वो सारा चीज़ किससे कंट्रोल होती है, वो सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू ही कंट्रोल होती है। उसके बाद आता है आरओ प्योरीफायर, इसके मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेबल इन डस्ट कलेक्टर्स के अंदर भी यूज़ होता है। डस्ट कलेक्टर्स जहाँ एग्जॉस्ट है और वहाँ डस्ट कलेक्ट हो रही है तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला मैंने यहाँ दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इजिकल टू I.dl, ये स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया है, इंटू b इज द मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट फ्लोइंग, एंड dl इज द पोर्शन पार्ट ऑफ द कंडक्टर दैट इज इन द कंटेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्ट है उसको dl से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट वही है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब करंट कैरिंग कॉइल को या वायर को रखा जाएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील होगा, और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, I.dl इंटू b। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स के एग्जांपल हैं, ये यहाँ फिंगर है, आर्टिफिशियल फिंगर है जिसका यहाँ शो किया गया है। तो सर्वो मैकेनिज्म ही यूज़ हो रहा है, सर्वो मोटर यूज़ हो रही है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर, और उसके बाद रिडक्शन गियर बॉक्स, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फीडबैक सेंसर। एक्चुअली ये सब मिला के, फीडबैक सेंसर मिला के ही सर्वो बनता है। और एक्सप्लोडेड एंड असेंबल्ड, ये क्या है, प्रोस्थेटिक फिंगर, आर्टिफिशियल फिंगर यू कैन से, कि कितना प्रेशर लगेगा किस चीज़ के ऊपर,
वो इस चीज़ के ऊपर डिसाइड, देखो यहाँ हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो हमेशा हम उसकी उसकी सॉफ्टनेस देख के, उसका वेट देख के, तभी हम उस चीज़ को उतना टाइटली होल्ड करते हैं ना। एक बहुत बड़े साइज़ का एक गोला बना के रख दिया, एक स्फीयर बना के रख दिया, और उसके अंदर क्या भरा है, भूसा भरा हुआ है और स्पंज का बना हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर उसके बाहर से कलर ऐसा कर दिया जैसे आपको लगेगा हैवी स्टोन है ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको टच करोगे, टच करते ही आपको ये पता लग जाएगा ये बहुत सॉफ्ट है, और उसके बाद आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आप उसी तरीके से हैंडल करोगे, ठीक है। तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो हमें ये बताती हैं, सेंसर्स हैं हमारे फिंगर्स के अंदर, आगे अभी ये मान लो हमारी फिंगर्स या मसल्स हमें ये बताती हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके अंदर फोर्स डिसाइड करते हैं, कितनी फोर्स लगानी, कितना टाइटली पकड़ना है इसको, कितना सॉफ्टली पकड़ना है, ठीक है। यदि किसी बर्ड का कोई बच्चा हो तो आप उसको बड़ा जेंटली होल्ड करोगे, ठीक है ना। और कोई एनिमल हो, कोई बड़ा एनिमल हो तो उसको आप हार्डली हैंडल करोगे, हार्डली मीन्स उसको स्ट्रांगली पकड़ोगे कि छूट ना जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं, आपकी मसल्स हैं, वो सेंस करती हैं कि आप कितना टाइटली इसको, कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स की एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, रिलायबल है, काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यूज़ 50 ईयर्स से हम इसको कर रहे हैं। बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। सर्वो मैकेनिज्म, बाई डायरेक्शन का मतलब आगे टू एंड फ्रो मोमेंट। उसके बाद क्या है कि सर्वो फीडबैक बेस्ड यूज़ होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, इतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं है जितनी हमारी नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजी जा रही है उतना एफिशिएंट नहीं है। उसका रीज़न क्या है, स्पिनिंग पार्ट है इसमें, मूविंग पार्ट है, तो उसके अंदर क्या है, फ्रिक्शन लॉस होते हैं, जिससे क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक्सर्ट होती है। और उसके लिए कूलिंग सिस्टम भी चाहिए आपको। लो स्ट्रेंथ वेट रेशो, ये पहले भी आया है। लो स्ट्रेंथ वेट रेशो का मतलब क्या है कि सेम वेट का, यदि मैं देखूं एक वेट सेम स्ट्रेंथ के लिए इसका वेट ज़्यादा है, या सेम वेट कम स्ट्रेंथ देता है, बात एक ही है। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना टेक्नोलॉजी का, तो आज के टाइम में हम ये देखते हैं, आप आज से 30 ईयर पहले की मोटर्स देख लो और आज की मोटर्स देख लो। पहले जो 1 हॉर्स पावर की मोटर आती थी उसका साइज़ बहुत बड़ा होता था, अब जो 1 हॉर्स पावर की मोटर आती है उसका साइज़ छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ वेट रेशो अब इंक्रीज हो गया, मीन्स वेट डिक्रीज होता जा रहा है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो हमें ये चाहिए कि स्ट्रेंथ वेट रेशो ज़्यादा हो। इट मीन्स कि हम उसका साइज मिनिमाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। EAP, इलेक्ट्रो एक्टिव पॉलीमर एक्चुएटर्स, ये न्यू टाइप के पॉलीमर्स हैं। इसके अंदर क्या है कि इसकी कंसेप्ट क्या है कि यहाँ एक प्लेट है, एक प्लेट ये नीचे है, और इसके बीच के अंदर क्या है, इसके बीच के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, कोई पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि ये एक ऊपर प्लेट हो गई, एक नीचे प्लेट हो गई, दो प्लेट हैं, इनके अंदर हम अपोजिट चार्ज देते हैं। अपोजिट चार्ज देते हैं तो क्या होगा कि ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ डाइइलेक्ट्रिकल इलास्टोमर्स, जब इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगेगी, जब इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगेगी तो इसकी मूवमेंट यहाँ इस साइड होगी, इसकी मूवमेंट इस साइड होगी, इसकी मूवमेंट ये इस साइड मूवमेंट्स होंगी। ये जो कंसेप्ट है पॉइजन्स का कंसेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे पॉइजन्स कंसेप्ट। इसके अंदर क्या है कि जब आप वर्टिकली कोई प्रेशर डालते हो, जब आप वर्टिकली प्रेशर डालते हो उसका ओरिजेंटल मोमेंट होता है, जब आप ओरिजेंटल कोई प्रेशर डालते हो उसका वर्टिकल मोमेंट होता है। मीन्स आप इसको जब यहाँ से प्रेशराइज करोगे तो इसकी एक्सपेंशन इस साइड में होगी, यहाँ से तो प्रेस कर रहे हो लेकिन इसकी एक्सपेंशन इस साइड में होगी। जब आप इस साइड से मान लिया प्रेस करोगे तो उसकी एक्सपेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात, आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर डाल के देख लो कि यदि आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, ओरिजेंटली प्रेशर डाल रहे हो तो उसकी साइड में, उस वर्टिकली प्रेशर डाल रहे हो तो साइड में, ओरिजेंटल साइड में उसकी मूवमेंट होगी, एक्सपेंशन होगी, यू कैन से। तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर देख लीजिए, ये हर जगह एप्लीकेबल है। आगे है क्रिटिकल EAP परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज़ क्या है। लो इलास्टिक मॉडुलस या प्री स्ट्रेन,
इसके अंदर प्री स्ट्रेन है, ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है ये इसके मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए इसका इलास्टिक मॉड्यूलस लो है, मींस इलास्टिसिटी लो रखते हैं हम इसकी। और हाई पॉइजनस रेशो, हाई पॉइजनस रेशो। पॉइजनस का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था, उसके अंदर क्या है कि यदि हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, यदि यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके इलोंगेशन इस साइड में होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ अकेले यहाँ से भी प्रेस करेंगे तो इसका चारों तरफ होगा। तो आप जहाँ से भी करो, मटेरियल को आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल है और आप हर तरफ से प्रेशर देके बिल्कुल बहुत 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर ले जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो एक साइड से आप प्रेस करोगे, दूसरी साइड एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ कंसेप्ट है कि आप एक इधर से प्रेस कर रहे हो, इधर से प्रेस कर रहे हो, तो इसके एलोंगेशन इस साइड होगा। तो ये इसमें हाई पॉइजनस रेशो है। ईएपी एक्चुएटर के अंदर और बात है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाए। उसके बाद क्या है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा हम एनर्जी दें और वो आयनाइज हो जाए, जो डाइलेक्ट्रिक है वो आयनाइज हो जाए। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी के हम यूज़ करेंगे, डाइलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे। तो जो हम इलास्टोमर यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो एक्रेलिक या सिलिकॉन कंपाउंड्स ही इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। ये देखिए आयनाइजेशन एनर्जी दिखा रखी है यहाँ, हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, ठीक है। ये सारे हमने आयनाइजेशन एनर्जी इसके अंदर दिखाई हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि EAP एक्चुएटर्स के अंदर क्या होता है कि जब हम उसको वर्टिकल प्रेशर डालते हैं तो हॉरिजॉन्टली उसकी एक्सपेंशन होती है। तो यही कंसेप्ट लगभग हमारी मसल्स के अंदर यूज़ होता है कि हम उसको किस साइड प्रेशर डालते हैं और उसका एक्सपेंशन उससे दूसरी साइड में एक्सपेंशन हो जाता है। तो जो आर्टिफिशियल मसल्स बनती हैं, मीन्स जो रोबोटिक आर्म्स के अंदर हम नया कंसेप्ट डाल रहे हैं कि आर्टिफिशियल मसल्स का कंसेप्ट 2006 का ये दिखाया हुआ है। इसके अंदर आर्टिफिशियल मसल्स शो करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल मसल्स वर्क कर सकती हैं। ह्यूमन मसल का एग्जांपल यहाँ दिया है और ये आर्टिफिशियली इसको वर्क करवाने की कोशिश की है। देखिए हमारे बोन्स के साथ में क्या होता है, एक मस्कुलर पार्ट भी रहता है। वो मस्कुलर पार्ट क्या करता है, हमारे हैंड्स की मूवमेंट कराता है। तो उसका कंसेप्ट यही है। तो उसके बेस पर आर्टिफिशियल मसल्स क्रिएट करने की कोशिश की है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसके, सिंपल डिजाइन है, ऑपरेशन इजी है इसमें, इलास्टिक शॉक एब्जॉर्प्शन है, इलास्टिसिटी है तो शॉक एब्जॉर्प्शन है इसमें। वैसे इलास्टिक मॉड्यूलस जो है मैंने बताया था वो उसको कम रखा जाता है। हाई स्पीड है इसकी और वाइड ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी रेंज, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज़ हो सकता है। फ्रीक्वेंसी का मैंने कंसेप्ट भी दिया था आपको कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना एब्रप्टली चेंज हो और उसको वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करे, यहाँ उसका मतलब ये है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको ये कंसेप्ट। और रिकवर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट मीन्स क्या है कि जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिकवर कर लेगा, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसको रिकवर कर लेगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथ वेट रेशो इसका हाई है। और उसके बाद क्या है, प्री स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसके। तो उसके बाद क्या है, कोस्ट इसकी लो है। डिसएडवांटेज क्या है, फोर्स डिक्रीज होती है विद डिस्प्लेसमेंट, मीन्स जैसे आप प्रेशर डालोगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद आप फोर्स डालते हो तो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट फिर कम होती चली जाती है। यूनिडायरेक्शनल, हाँ इसमें आप ये कह सकते हैं लीनियरिटी, जो नॉन लीनियर इफेक्ट है इसका, तभी तो ये इसकी लिमिटेशन आ रही है। उसके बाद क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, आपने ऐसे प्रेस किया तो उसकी एक्सपेंशन बाहर की तरफ हो गई। और आप इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे तो अंदर की तरफ मूवमेंट ऐसे इस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो एक्सपेंशन मीन्स बाहर की तरफ मूवमेंट के लिए यूज़ करते हो, बाहर की तरफ मूवमेंट के लिए यूज़ होगा। और हाँ ओरिजिनल पोजीशन तो रीगेन कर लेगा लेकिन अंदर की तरफ फिर उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी।
इलास्टिसिटी लो, डिस्प्लेसमेंट प्रिसीजन इसका कम है। नॉन लीनियरिटी है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम तो आएगी यहाँ। बाईमॉर्फ एक्चुएटर के अंदर हम पीजो इलेक्ट्रिक स्मार्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, या फिर मैं उसको अपोजिट वे में बोलूँ, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगाते हैं उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो इसके कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या है कि बेंडिंग एक्चुएटर, फ्लेक्सिंग और बेंडिंग एक्चुएटर इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस ए रिलेटिवली लार्ज मैकेनिकल डिफ्लेक्शन इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें डिफ्लेक्शंस को मेजर करते हैं, डिफ्लेक्शन कितनी होगी। उसके लिए हम क्या है, 2 थिन स्ट्रिप यूज़ करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक की थिन स्ट्रिप यूज़ करते हैं। उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाता है, बॉन्ड कर दिया जाता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, सो दैट उनका डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कंसाइड करे एंड वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इन पैरेलल में हो। उसके अंदर ऐसा होगा कि एक के अंदर ये 2 जैसे यहाँ दिखाए हैं मैंने डायग्राम के अंदर, इसके अंदर क्या है कि यहाँ ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। इसके अंदर क्या है कि एक्सपेंशन होगी जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई करोगे, इसमें एक्सपेंशन होगी और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब इसमें एक्सपेंशन होगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो इसकी बेंडिंग इस तरीके से होगी कि ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। सोच सकते हैं आप कि जब ये एक्सपेंड हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये कितना इसमें बेंडिंग हो रही है वो आपको ये बताएगा कि आप इसमें कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है तो ये इसको आप डायरेक्ट आपको ये देता है कि कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जब बेंडिंग देर हो रही है तो उसके अंदर उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जनरेट हो सकता है। तो दोनों तरीके से इसका यूज़ हो सकता है। ये है बाईमॉर्फ एक्चुएटर। हाँ, नेक्स्ट है थर्मल एक्चुएटर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये पढ़ाने से पहले, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जब भी आप किसी कार को देखते हैं या किसी ऑटोमोबाइल को देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक कूलेंट यूज़ होगा, ध्यान होता है आपको। उस कूलेंट, रेडिएटर जिसको बोलते हैं, रेडिएटर के अंदर एक कूलेंट यूज़ होता है। कूलेंट के अंदर जनरली लोग वाटर भी डाल लेते थे पहले। तो वाटर के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि उसके अंदर प्योर वाटर मिलता नहीं और वो अंदर जाके साल्ट उसमें जमा होना शुरू हो जाता है, पाइप्स के अंदर साल्ट जमा हो जाता है। तो आजकल स्पेशल कूलेंट आते हैं उसके लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो वाटर ही होता है। मीन्स जब वो सर्टेन टेम्परेचर तक चला जाता है तो क्या होगा, कूलिंग के लिए काम आता है। अब क्या होता है, देखो उसके अंदर जहाँ वो रेडिएटर होता है उसके आगे एक वॉल होता है, वो होता है थर्मल वॉल। जो मैं जिसकी बात बता रहा हूँ, थर्मल एक्चुएटर की बात कर रहे हैं ना, वो थर्मल वॉल होता है। उसके वो एक्चुएटर मैंने निकलवा के, मेरी कार के अंदर वो ख़राब हो गया था, मैंने उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के चेक किया कि वो कैसे ऑन या ऑफ होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग उसको ऑफ रखता है जब तक वो हाई टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम वो 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाते ही क्या होगा कि वो वाटर के फ्लो को, मैं वाटर ही बोलूँगा, कूलेंट भी एक तरीके से वाटर ही होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल देते हैं ताकि उसकी पाइप्स के अंदर वो उसकी क्लॉटिंग ना हो, आप ये कह सकते हैं। तो इंजन साइड में, रेडिएटर और इंजन के बीच में एक वॉल होता है। जब तक इंजन साइड में टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता, मीन्स उस हाई कितना, हम उसको वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के करीब रखते हैं। जब तक टेम्परेचर उतना नहीं होता इंजन साइड में, तब तक क्या होगा कि वो वॉल बंद रहेगा। और जैसे ही वहाँ टेम्परेचर हाई होने लगा तो वाटर का वो वाल्व ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या है, वाटर की सप्लाई उस साइड स्टार्ट हो जाएगी और जो ओवर हीटिंग है वो क्या होगा, वाटर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा उसके अंदर, इंजन के अंदर सर्कुलेट, इंजन के अंदर नहीं जाएगा, वो इंजन के अराउंड पाइप्स होती हैं उनके अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। और उससे क्या होगा कि उसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो एक्सेस ऑफ हीट वो लेके आएगा, वो रेडिएटर के अंदर फिन्स होती हैं, उन आपने देखा हो जैसे एसी के अंदर फिन्स होती हैं बैक साइड में, वैसे ही उसके अंदर फिन्स होती हैं। तो उसके अंदर क्या है कि वहाँ फैन भी लगा होता है, वो उसको कूल कर देता है दोबारा वाटर को, दोबारा से फिर वो सर्कुलेट करता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो वहाँ एक वॉल्व यूज़ होता है, वो थर्मल वॉल होता है उसके अंदर, वो मैंने देखा हुआ है।
तो और भी बहुत सी इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, जहाँ भी थर्मल बेस्ड कोई एक्चुएशन होनी होती है तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ कोल्ड था तो ये वॉल की पोजीशन, ये स्ट्रोक की पोजीशन ये थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही ये हॉट हुआ तो स्ट्रोक की पोजीशन ये यहाँ हो गई, तो इसके अंदर पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया, ये इतना चेंज आया इसमें, ठीक है। तो इस स्ट्रोक के साथ ही क्या जुड़ा होता है, एक पिस्टन जुड़ा होता है, वो पिस्टन उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि इसमें कैसे चेंज आया, यहाँ भी आप देख सकते हो कि कितना चेंज आया, ठीक है। इसके अंदर एक नया वर्ड यूज़ किया है, शेप मेमोरी मटेरियल्स। इसके अंदर ये बोला गया है कि वो जो है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसका क्या है कि कॉम्पैक्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और हाई पावर डेंसिटी होती है, ठीक है। यूजुअली हीट इज़ प्रेसाइजली जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल करंट। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है कि हम इलेक्ट्रिक सिग्नल से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अंदर वहाँ थर्मल सिग्नल कहीं और से आ रहा था, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको एक्चुएट कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ है। ये तो हमें तब है जबकि हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कुछ एक्चुएशन करवानी हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है और हमें उसके रिस्पेक्ट में एक्चुएशन चाहिए। जो मैंने एग्जांपल दिया वो थोड़ा अलग है, उसके अंदर हीट आ रही है, वहाँ से एक्चुएशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो तो क्या रहा है, एक्चुएशन ही हो रहा है। ये देखिए यहाँ मेम्स के ऊपर आ गए, इसका साइज देखिए 100 माइक्रोमीटर, काफ़ी स्मॉल साइज के अंदर है ये 100 माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मिलीमीटर, हाँ आप ये कह सकते हो 0.1 मिलीमीटर। तो इसके अंदर आप ये देखिए एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ है, दो पार्ट हैं और यहाँ बीच में ये आपको कंडक्टर्स दिख रहे हैं, थर्मल कंडक्टर्स दिख रहे हैं। तो जैसे ही हीटिंग आएगी तो इनका एक्सपेंशन होगा तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे तो ये इधर मूवमेंट हो नहीं सकती, इसकी इधर मूवमेंट नहीं हो सकती, इसकी इधर मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इनकी कहाँ साइड में मूवमेंट होगी। तो हम ये चेक कर लेंगे इसकी यहाँ इस साइड मूवमेंट कितनी हुई, उसको चेक कर लिया जाएगा। वो जो मूवमेंट होगी वो आपको ये बताएगी कि थर्मल एक्सपेंशन कितना हुआ। मैग्नेटिक एक्चुएटर के अंदर हम जनरली मेम्स की बात करते हैं, मेम्स इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स उनकी बात करते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल आउटपुट के लिए। मीन्स इनपुट इलेक्ट्रिक करंट होता है और आउटपुट हमें मैकेनिकल फॉर्म में मिलती है। और जो इसका साइज़ है उसके लिए स्टैंडर्ड बता रखा है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर का मतलब हम फ्यू ऑफ मीन्स पॉइंट्स में मिलीमीटर के अंदर आ गए। ये मेम्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएटर्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज़ करते हैं। और यहाँ देखिए ऑप्टिकल शाफ्ट एनकोडर की बात कर रहे हैं। अब ऑप्टिकल शाफ्ट एनकोडर के अंदर हम ये पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ एक ट्रांसमीटर होगा, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर होगा, आगे एक ऑप्टिकल रिसीवर होगा, यहाँ पे होल्स होते हैं। ये होल कितना होल्स पर यूनिट टाइम ये कितना क्रॉस करते हैं इसको वो काउंट हो जाएगा, इसमें काउंटर चलता रहता है। डिजिटल सेंसर होता है इसके अंदर और मेजर्स रोटेशनल मोमेंट को मेजर करता है। डिस्क रोटेट करती है कंटिन्यूसली और इंफ्रारेड लाइट सेंसर यहाँ होगा और नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने पास हुए हैं वो काउंट करेगा। काउंट ऑफ 90 मेक्स एंड रिवॉल्यूशन, ये तो डिपेंड करता है, यहाँ पे 90 स्लॉट्स है तो 90 शो करेगा। यदि स्लॉट्स कम है या ज़्यादा है वो तो इंक्रीज या डिक्रीज भी किए जा सकते हैं और डेट डिपेंड्स ऑन द योर डिजाइनिंग कि कैसे आप डिज़ाइन करते हैं।